शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। ठीक है, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड सुनवाई हुई थी। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में ये बात आई थी कि सरकार की तरफ से इंडियन के जो अपोजिट के लीडर हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, और भी जो बहुत सारे लोग हैं, उनके फ़ोन की हैकिंग करवाई गई इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से। उनके मोबाइल का डाटा लीक हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि आप जवाब दो, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हो चाहे ना हो, आप इसकी जो है निष्पक्ष जांच करवाइए। तो अब हम देख लेते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर आखिर होता क्या है। स्पाईवेयर आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मोबाइल में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। पहले तो एक लिंक के माध्यम से ये इंस्टॉल होता था, आजकल ऐसा हो गया है कि वो लिंक भी नहीं भेजना पड़ता, खाली एक व्हाट्सएप का मिस्ड कॉल आएगा, उसी के माध्यम से हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर वो व्हाट्सएप का जो मिस्ड कॉल है वो डिलीट भी हो जाता है, ताकि यूज़र को पता तक नहीं चलता है कि हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो पेगासस स्पाईवेयर है, इस कंपनी को डेवलप किया गया था इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और यही जो कंपनी है इसका लाइसेंस प्रोवाइड करती। ठीक, इसका यूज़ किया जा सकता है काय के लिए, इनफिल्ट्रेट स्मार्टफोन दैट रन ऑन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं कि एप्पल का जो सेफ्टी वाला सिस्टम वो बहुत मजबूत रहता है, तो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों मोबाइल को ये अफेक्ट कर सकता है। और फिर अब ये जो डिवाइस है सर्विलांस के रूप में काम करने लगती हैं, इस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। पेगासस की मेथड में क्या होता है, जीरो क्लिक मेथड, which do not require any action by user. The spyware can hack a device simply by giving a missed call. आपको कोई क्लिक करना ही नहीं है, कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, खाली एक मिस्ड कॉल आएगी व्हाट्सएप की, उसी से आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इट विल alter call logs so that the user has no knowledge of what happened. अब फिर क्या होता है, मिस्ड कॉल आया लेकिन वो बाद में डिलीट हो गया, तो पता ही नहीं चलता हमको। वंस द स्पाईवेयर एंटर्स द डिवाइस, इट इंस्टॉल ए मॉड्यूल टू ट्रैक कॉल लॉग, रीड मैसेज, ईमेल, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री एंड गैदर लोकेशन डाटा टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द अटैकर। कौन कौन सी जानकारी है हमसे चुरा सकता है, हमारे कॉल लॉग, ठीक है, हमारे मैसेज को पढ़ सकता है, ईमेल पढ़ सकता है, कैलेंडर, इंटरनेट की हिस्ट्री देख सकता है, एंड गैदर लोकेशन डाटा टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द अटैकर। इट कैन आल्सो इंस्टॉल मैनुअली ऑन ए डिवाइस और ओवर ए वायरलेस ट्रांसीवर। देखो, दो माध्यम से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, एक तो मैनुअली हो सकता है या फिर वायरलेस ट्रांसीवर के माध्यम से भी। अब दूसरी बात ये है, मान के चलो इसको कोई व्यक्ति मेरे मोबाइल में इंस्टॉल कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया। इफ़ इट फेल टू कनेक्ट विथ इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर फॉर मोर देन 60 days, इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स एंड रिमूव ऑल ट्रेसेस। तो अपने आप ये नष्ट हो जाता है। यदि ये फेल्ड हो जाता है तो किसी भी प्रकार का सुराग किसी को मिलने वाला नहीं। और फिर बात करी जाती है कि हम अपने मोबाइल को कैसे सेफ रख सकते हैं इस प्रकार के स्पाईवेयर से। यूज़र नीड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इन डिवाइसेस, आप जितने भी ऐप डाउनलोड करते हो ना वो हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिए। और नो सस्पिशियस ईमेल या फिर टेक्स्ट शुड बी क्लिक,
यदि आपको कुछ शंका होती किसी ईमेल में, किसी टेक्स्ट में, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं कौन कौन सी बातें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट टू पास एंटरिम ऑर्डर इन पेगासस केस। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने ऐसा किए हो कि नहीं किए हो, और यदि किए हो तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं भी किए हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को संतुष्टि तो हो जाए। तो गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, कि हम जो है डिटेल में एफिडेविट नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इससे जो आतंकवादी लोग हैं उनको थोड़ा सा और बल मिल जाएगा, ठीक है। इसी के चक्कर में ऐसा सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। The Supreme Court on Monday decided to pass interim order after the government refused to respond through a detailed affidavit to allegation that it used Israeli-based Pegasus spyware। अब जब सरकार जवाब नहीं दे रही है तो सीधी सीधी सी बात, लोग क्या सोचेंगे? लोग तो यही सोचेंगे ना कि सरकार ने जासूसी करवाई है, क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहती, सार्वजनिक करना नहीं चाहती चीज़ों को। The government said such an affidavit in the top court would be too public and compromise national security। तो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। इसी के चलते चलते हम कोई ऐसा एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब दिया गया था, ठीक है। और जबकि पिटिशनर ने ये डिमांड करी, या तो कैबिनेट सेक्रेटरी एक एफिडेविट फाइल करेंगे, या तो फिर कोर्ट खुद एक सब कमेटी का गठन करे, लेड बाय सिटिंग जज टू प्रूव द स्नूपिंग कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति ने ये याचिका दायर करी थी ना, उनका कहना है या तो सरकार एफिडेविट फाइल करे, और नहीं कर रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद एक सब कमेटी के गठन करे। तो ए बेंच ऑफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, Chief CJI N.V. Ramanna and Justice Suryakant and Hima Kohli said there cannot be any beating around the bush on the issue। बात इसमें वही गई है कि देखो, जवाब हमको घुमा फिरा के मत दो। हम तो ये सोच रहे थे कि आप जो है काउंटर एफिडेविट देने वाले हो, लेकिन अब जब आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट को खुद एक अंतरिम आदेश पारित करना पड़ेगा। We thought the government would file a counter affidavit. Now we will pass our interim orders. However, after reserving order, the court told Solicitor General Tushar Mehta for the government that he could mention the case if there were any second thought in the नेक्स्ट फ्यू डेज। इसके बाद भी उन्होंने सरकार को मौका दे दिया है कि यदि हमारे अंतिम आर्डर पास करने से पहले भी यदि आप जवाब देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनने क्या कहा, यदि हम ऐसी जानकारी को सार्वजनिक कर देंगे तो जो टेररिस्ट लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे और जो मौके का फ़ायदा उठा लेंगे। तो इन्होंने कोर्ट को ये कहा कि आप गवर्नमेंट को ये आदेश दो कि वो एक कमेटी का गठन करे, मतलब सरकार खुद अपनी तरफ से ही कमेटी का गठन कर दे, ठीक है, और वही इसकी जांच कराएगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक जानकारी। इन्फ्लेशन को आप मोटे तौर पर देखें ना तो सीधा सीधा संबंध होता है महंगाई से, ठीक है। इन्फ्लेशन के तहत वस्तुओं की कीमत में हम वृद्धि देखने को मिलती है। जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है तो रुपया की जो वैल्यू होती है ना वो डाउन हो जाती है। एक चीज़ तो इसमें ये होती है, ठीक है। मान के चलो पहले 70 रुपया में आप 1 लीटर पेट्रोल ले लेते थे, अब 100 रुपया में आपको 1 लीटर पेट्रोल आ रहा। तो इस प्रकार से अब आपके जो रुपये की वैल्यू है ना वो घट गई है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन को नापने के लिए 2 प्रकार के इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है, एक होता है सीपीआई और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ज़्यादातर जो है सीपीआई का यूज़ किया जाता है क्योंकि एकदम ज़मीनी स्तर पर वस्तुओं की कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बताता है, उनकी कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी वो बताता। और जो होलसेल प्राइस रहता है ये वस्तुओं के होलसेल में होने वाले परिवर्तन को बताता है, ठीक है। और सीपीआई खुदरा मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको बताता है। वर्तमान समय में भारत में सीपीआई का यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को मापने के लिए। कब से? 2014 से हम सीपीआई का यूज़ कर रहे हैं। सीपीआई का जो डाटा कलेक्ट होता है वो महीने महीने के आधार पर होता है, इस महीने कैसा रहा, अगले महीने कैसा रहा, ठीक है। तो यदि हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई क्या काम करता है, हमारे घरेलू उपभोग की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो आइटम हैं प्लस जो सर्विसेज है, दोनों चीज वस्तु और सेवाओं के नॉर्मल मूल्य स्तर में टाइम के साथ कैसा चेंजेस आ रहा है, ठीक है, एक महीने में क्या चेंजेस आ गया है उसको मेजरमेंट करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका यूज़ सरकार करती है, केंद्रीय बैंक करते हैं ताकि मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का आकलन किया जा सके और मूल स्थिरता की निगरानी हो। राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में इसका यूज़ होता है। दिक्कत यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान ये रखना है कि डब्ल्यूपीआई की तरह सीपीआई का कोई एक आकलन नहीं होता है। भारत में सीपीआई की 4 सूची जारी होती है, ठीक है, जैसे कि सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई यूएनएमई, सीपीआई एआल, सीपीआई आरएल। यदि हिंदी में देखें तो क्या क्या हो गया, औद्योगिक श्रमिक हो गया, पेशेवर, कृषि श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक इत्यादि है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में क्या बात बताई गई है, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा उसमें कमी हमें देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली है, 5.6 थी, ठीक है, कब? जुलाई में, और अगस्त में हमको देखने को मिली है 5.3। थैंक्स टू फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉलिंग टू 3.11 फ्रॉम नियरली 4% इन जुलाई। फूड इन्फ्लेशन को यदि हम देखें तो वो 4% था, 4% से 3.11 हुआ है। एंड द इफेक्ट ऑफ ए हाई बेस लास्ट अगस्त। इसमें एक शब्द यूज़ किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी करके। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी, और ऐसी पॉलिसी जो कि होल रूप में कंट्री को प्रभावित करेगी। ये ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर व्यक्ति को, पार्टिकुलर कंपनी को प्रभावित कर रही है या फिर किसी एक व्यक्ति को, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसका यूज़ जो कि बनाती है सेंट्रल बैंक, जैसे कि इसमें हो सकता है मनी सप्लाई का मैनेजमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करना है, कंजप्शन को कम या ज़्यादा करना है, ग्रोथ को ध्यान में रखना है और लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। इसके लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, उनको जो है मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मान के चलो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा, मार्केट से पैसा बैंकों की तरफ खींचता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो इसको रिलीज़ किया जाता है एनएसए को माध्यम से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के माध्यम से। द सीपीआई कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ईटीसी विच इंडियन कंज्यूमर बाई फॉर यूज। तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कितना परिवर्तन आ रहा है एक पार्टिकुलर टाइम में, उसको ये मेजरमेंट करने का काम करता है। सीपीआई है सेवरल सब ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसमें इंक्लूड रहता है फूड एंड बेवरेज, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर। इस प्रकार से अंदर भी एक कैटेगरी तैयार कर दी जाती है,
ठीक है। सीपीआई को भी जो है 4 टाइप में बांटा गया, ये हम पहले देख चुके थे। बेस ईयर ऑफ द सीपीआई इन जनरल इज 2012, हाउएवर द बेस ईयर फॉर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज 2016। और जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रहती है वो सीपीआई यूजेस करती सीपीआई डाटा को ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। 4 से थोड़ा बहुत ज़्यादा, 2% ऊपर या फिर 2% नीचे होना चाहिए इन्फ्लेशन। अप्रैल 2014 आरबीआई हैड अडॉप्टेड द सीपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में मेन अंतर ये था कि सीपीआई में वस्तु और सेवाएं दोनों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है उसको नाप लिया जाता, लेकिन डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी को नापता है, सर्विस इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। इंडिया यूएस टू टाई अप ऑन ग्रीन एनर्जी, दोनों देश किस प्रकार से टाई अप रहेंगे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। यूएस क्लाइमेट एनवॉय इन दिल्ली विल हेल्प विथ फंड्स एंड टेक। तो हमें कैसे सहायता मिलने वाली है, हमें पैसा भी मिल सकता है, हमें कुछ टेक्निकल सहायता भी मिल सकती है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज टू सेट कोलैबोरेट विद इंडिया टू वर्क टुवर्ड इंस्टॉलिंग 450 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि 450 गीगावाट हम रीन्यूएबल एनर्जी से बिजली जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें अमेरिका हमारा साथ में कोलैबोरेट करने वाला है। वी लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विथ इंडिया इन ब्रिंगिंग फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अदर एलिमेंट नीडेड टू अचीव इट। ऐसा उनका कहना है कि अमेरिका हमको क्या क्या देगा, रुपये पैसा, टेक्नोलॉजी भी देगा और अदर एलिमेंट जो कि ज़रूरी हैं इसको अचीव करने के लिए। करेंटली इंडिया ने इंस्टॉल किया है पावर कैपेसिटी जो प्रोजेक्टेड टू बी 476 गीगावाट बाई 2021-22 एंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू एटलीस्ट 817 गीगावाट बाई 2030 तक। इसके बाद एक स्कीम है उड़ीसा की, आशीर्वाद फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, आशीर्वाद योजना करके। तो इसको उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। जो बच्चे कोरोना के चलते चलते अनाथ हो गए थे, जिनके घर में केवल कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई है, फिर पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उसके लिए आशीर्वाद योजना इन्होंने लॉन्च की थी, जिसके तहत 2500 रुपया हर महीने उस बच्चे को प्रोवाइड करने वाली थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑन 20 जून अनाउंस 2500 रुपया पर मंथ फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स इन द पेंडेमिक। तो जो कंप्रहेंसिव पैकेज मीन्ट, इसका मतलब ये था फॉर ऑर्फन वाइल बेनिफिशरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, चिल्ड्रन हैविंग लॉस्ट पेरेंट्स एंड वन ऑफ अर्निंग पेरेंट्स। या तो दोनों पेरेंट्स को खो दिया है या तो फिर जो मेन कमाई करता था उसको खो दिया है। नाउ द गवर्नमेंट सेड चिल्ड्रन लूजिंग पेरेंट्स आफ्टर सितंबर 15 वुड नो मोर बी कवर्ड अंडर द स्कीम। तो अब सरकार ने ये इसमें थोड़ा संशोधन करा है कि 15 सितंबर, आफ्टर 15 सितंबर वुड नो मोर कवर्ड अंडर द स्कीम। 15 सितंबर के बाद कोई कोरोना से उनके अभिभावक की डेथ होती है तो उनको इस स्कीम में कवर नहीं किया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मंगलुरु से, ऑस्कर फर्नांडिस पासेस अवे 8 SC। ऑस्कर फर्नांडोस की पिक्चर आप देख रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो ये सीनियर कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं ऑस्कर फर्नांडिस, हु वाज ए कॉन्फिडेंट ऑफ द गांधी फैमिली, ठीक है। तो गांधी फैमिली के ये विश्वास पात्र रहे थे। तो इनकी डेथ हो गई है, 80 साल इनकी एज बताई जा रही है। एन MP सिंस 1980, 1980 से MP रहे, 6 टाइम्स एज ए लोकसभा मेंबर रहे एंड 2 बार रहे राज्यसभा मेंबर, ठीक है।
वर्कआउट एट होम इन उडुपी द प्रीवियस डे ही वाज ऑपरेटेड ऑन 27 जुलाई फॉर रिमूवल ऑफ द क्लॉट एंड वाज अंडरगोइंग रेगुलर डायलिसिस। बीमारी के बारे में इनकी बात बताई गई है, कौन सी बीमारी थी। फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें तो मलेशिया की एक न्यूज़ आई है, मलेशियन पीएम ने साइन किया है एक की पैक्ट को विद अपोजिशन एमपी के साथ में। ठीक है, इन्होंने ही ऑफर्स टू कैरी आउट मेजर रिफॉर्म्स, इन्होंने ऑफर करा है कि हम जो है मेजर रिफॉर्म लाने वाले हैं। मलेशिया's न्यू लीडर हैज़ won opposition support to shore up his fragile government in exchange for a slew of reforms as parliament reopened on Monday। तो बहुत मजबूत स्थिति में ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये जब अपोजिशन का साथ मिल गया है तो इन्होंने क्या काम करा है, ठीक है, कि हम जो है कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। प्राइम मिनिस्टर इस्लामी सबरी याकूब साइंड एंड अनप्रेसिडेंट कोऑपरेशन पैक्ट इन पार्लियामेंट विद द मेन अपोजिशन ब्लॉक लेड बाय अनवर इब्राहिम in a move to prevent any bid to undermine his rule ahead of general election due in 2 years। देखो अभी जो चीज़ें पासिस हुई है इससे क्या क्या होने वाला है, ठीक है, दोनों तरफ से कोऑपरेशन तो मिल ही रहा है एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म दैट विल बोल्स्टर गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कोरोना क्राइसिस से ये अच्छे से लड़ पाएंगे एंड हेल्प टू रिवाइव द इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें इससे होने वाली हैं। अब हम देख लेते हैं मैप को। पहला मैप जो आप देख रहे हैं वो बताता है कि मलेशिया की पूरे वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ पर है। तो मलेशिया आता है हमारे एशिया महाद्वीप में। मेजर यदि रेखाओं से इसकी लोकेशन को देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ की कर्क रेखा और जो 0 डिग्री वाली इक्वेटर है उसके बीचों बीच में स्थित है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के यदि आप जाओगे पश्चिम की तरफ में तो बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, यदि आप जाओगे पूरब की तरफ तो पैसिफिक ओशियन पड़ता है, और यदि नीचे तरफ जाएंगे तो वो पड़ता है इंडियन ओशियन। ये थी इसकी मेजर लोकेशन। यदि हम इंडिया से इसको कंपेयर करें तो मलेशिया पड़ता है इंडिया के जो दक्षिणी वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी और पूर्वी वाले हिस्से में मलेशिया की लोकेशन बताई गई है। अब यदि हम इसकी बाउंड्रीज को देखें कि कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, तो यदि आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये पीले कलर से थाईलैंड के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, ये मलेशिया है और ये है कुआलालंपुर, इसकी कैपिटल हो गई। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर स्थित है, ये मलेशिया के पश्चिमी वाले तट पर और इंडोनेशिया के बीचों बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, और मलेशिया के नीचे में एकदम दक्षिण वाले हिस्से में हो गया सिंगापुर। तो मलेशिया भी जो है दो पार्ट में इसका मैप डिवाइड किया गया है। यदि हम इधर जा रहे हैं पश्चिम वाले हिस्से इंडोनेशिया की तरफ, जो हिस्सा उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसके एकदम नीचे में करीमाटा स्ट्रेट स्थित है। ठीक है, साउथ चाइना स्थित है दोनों हिस्सों के बीचों बीच में, और इस तरफ वाले राइट साइड वाले जो मलेशिया का मैप है इसके साथ में बाउंड्री शेयर होती है इंडोनेशिया की। ठीक है,